हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम बैक टू प्रेप विद प्राची। लास्ट वीडियो में हमने विजन आईएएस में 2025 करंट अफेयर्स से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे से कवर किया था और मुझे उम्मीद है कि वो सेशन आपके आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आज से हम एक नया और इक्वली इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, वो है एनवायरमेंट। और हम इस टॉपिक को एक यूनिक अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे। हम हर एक टॉपिक को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें यूनिक क्या है, राइट? देखिए, एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एक्टिव रिकॉलिंग। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को एक्टिवली रिकॉल करता है, जिससे वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। दूसरा है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए हमें। सिर्फ फैक्ट्स रटने से बेहतर है उनको अप्लाई करना। एमसीक्यूज आपको सिखाते हैं कि नॉलेज को कैसे यूज करना है। फिर है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम बहुत क्रूशियल होता है और ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती हैं। कई बार ऑप्शंस में छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनको गलत कर बैठते हैं। हमें क्वेश्चंस आ रहा होता है, सारी चीजें हमें पता होती है, बट फिर भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से आप उन नुएंसेस को इजीली समझ जाते हो और अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। सेल्फ असेसमेंट हो जाती है कि आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आपको कौन सा टॉपिक कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है, और कहाँ पे किस टॉपिक पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बीआरएस कन्वेंशंस के बारे में एमसीक्यूज के थ्रू और ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट टॉपिक, बेसल रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस। तो रिसेंटली बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसको सीओपी बोलते हैं, वो जेनेवा में हुई थी। इन मीटिंग्स में हजार्डस केमिकल्स और वेस्ट के मैनेजमेंट पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसके चलते कन्वेंशंस हेडलाइंस में थे। पहले हम बात करेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन की। ये न्यूज में क्यों था? रॉटरडैम कन्वेंशन अपनी 12th सीओपी की वजह से न्यूज में था, जो 2025 में जेनेवा में हुई थी। इस सीओपी में कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए और कुछ इश्यूज भी सामने आए। तो सबसे पहले है, इसमें कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं। इस मीटिंग में कार्बोसल्फान और फेंथियोन, दोनों पेस्टिसाइड्स हैं, इनको एनेक्स थर्ड में ऐड किया गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब इन केमिकल्स के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस सीओपी में 8 ऐसे डेंजरस केमिकल्स हैं जिनको लिस्ट नहीं किया गया, जिसमें क्लोरपाइरीफॉस, मरकरी और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स शामिल थे। इससे ये भी हाईलाइट हुआ कि ट्रेड और हेल्थ के कन्फ्लिक्ट और दूसरे ट्रेटीज जैसे स्टॉकहोम और मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस के बीच में कितना ज्यादा कमी है कोऑर्डिनेशन की। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉटरडैम कन्वेंशन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, the Rotterdam Convention provides for an international prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. Second statement है, the PIC procedure is a legally binding obligation that requires exporters to share information regarding banned or severely restricted chemicals with the importing parties. Third statement है, two chemicals, that is carbosulfan and chlorpyrifos, have been added to Annex 3 in its recently held 12th COP 2025. Fourth statement है, India acceded to the convention in 2005. अब आपकी बारी है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2. Let's understand why. Statement first is absolutely correct. Rotterdam Convention एक इंटरनेशनल प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू सर्टेन हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। इससे यह इंश्योर होता है कि हजार्डस केमिकल्स को रिसीविंग कंट्री की परमिशन के बिना एक्सपोर्ट ना किया जाए। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। पीआईसी प्रोसीजर एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। इसमें एक्सपोर्टर्स को इंपोर्टिंग पार्टीज के साथ जो भी बैंड केमिकल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी होता है। ये कंट्रीज के बीच इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। चलिए चलते हैं स्टेटमेंट थर्ड पे, जो कि इनकरेक्ट है। रॉटरडैम कन्वेंशन के 12th सीओपी में सिर्फ कार्बोसल्फान और फेंथियोन को एनेक्स थर्ड में ऐड किया गया था। जो इसमें बात हुई है क्लोरपाइरीफॉस की, वो रॉटरडैम कन्वेंशन के अंडर ऐड नहीं किया गया था, रादर इट वाज एडेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये कन्वेंशंस के बीच कोऑर्डिनेशन को एक्सपोज करता है।
स्टेटमेंट 4 की बात करें तो वो भी इनकरेक्ट है। इंडिया ने रोटरडैम कन्वेंशन को 2006 में एक्सीड किया था, ना कि 2005। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, राइट? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसकी जो रिसेंट 17th सीओपी है वो भी जिनेवा में हुई थी, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। एक नया स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया जिसकी ड्यूरेशन है 2025 टू 2031। जो आने वाले ईयर्स के लिए जो कन्वेंशन की प्रायोरिटीज रहने वाली हैं उसको डिफाइन करेगा ये फ्रेमवर्क। इसमें कुछ इमर्जिंग इश्यूज को हाईलाइट किया गया जैसे टेक्सटाइल वेस्ट और शिप ब्रेकिंग इश्यूज। इन पे भी काम शुरू किया गया है जो इस कन्वेंशन की रेलेवेंस को और ज्यादा बढ़ाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। Consider the following statements regarding the Basel Convention. First statement है Basel Convention primarily focus करता है control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal. Second statement है इस convention को adopt किया गया था मार्च 1989 में in Basel. Third statement है India is a party to the Basel Convention. And fourth statement है a new area under consideration for the convention's scope includes textile waste and shipbreaking with approximately 15,000 ships expected to be dismantled in the next 15 years. फिर से आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करने हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन सी। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसल कन्वेंशन का मेन गोल जो है वो है हजार्डस वेस्ट के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को और उनके डिस्पोजल को कंट्रोल करना। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था मार्च 22 1989 को बेसल सिटी में। स्टेटमेंट थर्ड भी एकदम सही है। इंडिया इसकी कन्वेंशन की पार्टी है। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। कन्वेंशन कॉन्स्टेंटली इवोल्व हो रहा है और न्यू एरिया जो कंसिडरेशन में हमें में है उनमें है टेक्सटाइल वेस्ट और शिप ब्रेकिंग। ये सारे एरियाज इसमें शामिल हैं। आने वाले 15 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 15,000 शिप्स को डिसमेंटल किया जाने वाला है, यानी कि ये शिप्स अब रिटायर होने वाले हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वेंशन पे जो है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों था। स्टॉकहोम कन्वेंशन भी 2025 में न्यूज़ में था अपनी 12th सीओपी की वजह से जो जेनेवा में हुई थी। इस मीटिंग में ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस केमिकल्स को बैन करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इसमें कुछ न्यू केमिकल्स ऐड किए गए हैं। ऐसे 3 टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि एनेक्स ए में ऐड किए गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अब कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला केमिकल है क्लोरपाइरिफॉस। एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो ब्रेन को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, स्पेशली बच्चों के। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग चेन पर फ्लूओरोकार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स। ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एंड दे स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है हमारा MCCPs, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स। प्लास्टिक्स और वायर्स में यूज होते हैं, हार्ड टू रेगुलेट हैं बिकॉज दे आर केमिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। अब कुछ कुछ इश्यूज भी देखे गए ड्यूरिंग द मीटिंग। कुछ कुछ चैलेंजेस सामने आए जैसे कि डिफिकल्ट टू बैन सर्टेन केमिकल, जैसे कि MCCPs जैसे कुछ केमिकल्स को बैन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है, इसलिए क्लियरली डिफाइन करना इजी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा केमिकल को बैन किया जाना चाहिए और किसको नहीं। टू मैनी एक्सेप्शन रिक्वेस्ट आई थी। बहुत सारी कंट्रीज ने बैन केमिकल्स को कंटिन्यू यूज करने के लिए स्पेशल परमिशंस मांगी, जिसमें बैन के पर्पस को कमजोर किया और ग्लोबल प्रोग्रेस को स्लो किया। एक केस में कंपनीज ने UV328 नाम के केमिकल को सेफ बताया था, लेकिन बाद में ये 4,000 से ज्यादा एयरप्लेन्स में हार्मफुल पाया गया। इससे इंडस्ट्रीज द्वारा गवर्नमेंट्स को मिसलीड करने और एक्शन को डिले करने के बहुत सारे केसेस सामने आए। तो अब चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). The Stockholm Convention aims to protect human health and the environment from long-lasting and widespread chemicals known as POPs. सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में रेटिफाई किया था। थर्ड स्टेटमेंट है 2025 में
carbosulfan and chlorpyrifos were added to Annex A of the Stockholm Convention. Fourth statement है MCCPs, medium chain chlorinated paraffins and LCPFCAs were added to Annex A during the 12th COP 2023. अब आपको फिर से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 1, 2 एंड 4। लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रेकडाउन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टॉकहोम कन्वेंशन का एम ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पीओपीज से प्रोटेक्ट करना है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और फूड चेन्स में बायो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है जो कि हमारा करेक्ट है। कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2001 में अडॉप्ट किया गया था एंड 2004 में ये फोर्स में आया और इंडिया ने इसे 2006 में रेटिफाई किया था। स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। कार्बोसल्फान स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर रेगुलेट नहीं होता है। इसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। इसे रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स थर्ड में ऐड किया गया था। जो क्लोरपाइरिफॉस है उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के एनेक्स ए में 2025 में ऐड किया गया था, बट कार्बोसल्फान को नहीं किया गया था। स्टेटमेंट 4 भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के 12 सीओपी में क्लोरपाइरोफॉस, लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स और मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स को एनेक्स ए में एलिमिनेशन के लिए ऐड किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा विजन आईएएस में 2025 करंट अफेयर्स के एनवायरमेंट सेक्शन का पहला पार्ट खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यूज के थ्रू ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी और आपको बीआरएस कन्वेंशंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी और आप इसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और प्रेप विद प्राची को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच इंसाइटफुल डिस्कशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।